खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय 30 अप्रैल को सुबह 11:55 पर खुलेंगे कपाट। चारों धामों का मुख्य पड़ाव है यमुनोत्री। मरीजों की दिक्कत दूर करेगा आयुष्मान योजना का नया पोर्टल। अप्रूवल और क्लेम में नहीं आएगी परेशानी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। केदारनाथ के लिए 8 अप्रैल से होगी हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग। 3 साल के अनुबंध के अनुसार इस बार किराए में 5% की बढ़ोतरी की गई। उत्तराखंड में गुट्टू के आटे का सैंपल फेल पाया गया। जहरीला माइकोटॉक्सिन, कीड़े और फंगस जिसे खाने से बीमार हुए थे 400 लोग। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 1238 नर्सिंग अधिकारियों को 5 मेडिकल कॉलेज व कैंसर संस्थान में दी गई तैनाती, विभाग ने जारी की सूची। और नैनीताल आने वाले वाहनों को चुकाना होगा ज्यादा एंट्री टैक्स, 120 से बढ़कर चार्ज हो सकता है 500 रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी सरकार में लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व बंटवारे की सूची जारी कर दी है। सरकार में 20 लोगों को दायित्व बांट दिए गए हैं, जिसमें 6 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। जारी सूची के मुताबिक चमोली के हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं रुद्रप्रयाग की ऐश्वर्या रावत को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग का दायित्व सौंपा गया है। अल्मोड़ा की गंगा बिष्ट को उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद का जिम्मा दिया गया है। वहीं सीएम धामी ने दायित्वधारियों की लिस्ट में सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। साथ ही चंपावत को छोड़कर हर जिले को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी खुद चंपावत जिले से आते हैं। हालांकि अभी भी कई महत्वपूर्ण निगम परिषदों का दायित्व होल्ड पर रखे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनहित में विभिन्न महानुभावों को विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं। वहीं धामी सरकार का उद्देश्य जनता को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है। जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं वे अपने अनुभव और कार्य क्षमता से जनसेवा के इस दायित्व को निभाएंगे और राज्य की प्रगति में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने सभी नवनियुक्त दायित्व धारकों को शुभकामनाएं दी और अपेक्षा व्यक्त की कि वे उत्तराखंड के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। वहीं देहरादून के श्याम अग्रवाल को उपाध्यक्ष उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद, नैनीताल की शांति मेहरा को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, देहरादून के भगवत प्रसाद मकवाना को उपाध्यक्ष उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग, पिथौरागढ़ के हेमराज बिष्ट को उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद, चमोली के रामचंद्र गौड़ को अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अल्मोड़ा के पूरन चंद नैलवाल उपाध्यक्ष प्रवासी उत्तराखंड परिषद, उत्तरकाशी के राम सुंदर नौटियाल को उपाध्यक्ष भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के सायरा बानो उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, नैनीताल की रेणु अधिकारी को अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद, देहरादून की रजनी रावत को उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पौड़ी गढ़वाल की ऋषि कंडवाल को उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति, टिहरी गढ़वाल के वीरेंद्र दत्त सेमवाल को उपाध्यक्ष उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, टिहरी गढ़वाल के अजय कोठियाल को अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति और नैनीताल के श्याम नारायण पांडे को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि लंबे समय से कैबिनेट के पद खाली चल रहे हैं, उन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और दायित्वधारियों की फौज खड़ी कर रही है। उत्तराखंड पहले से ही कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। ऐसे में धामी सरकार इन दायित्वधारियों पर आने वाला खर्च कहां से वहन करेगी? इतनी देर से बंटवारा, 3 साल लग गए हुजूर आते आते, और मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो पाना, ये तो मुख्यमंत्री को एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में, एक मजबूर और लाचार मुख्यमंत्री के रूप में दिखाता है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता यदि आपका दिल्ली दरबार ना चाहे। और हर बार जो मुख्यमंत्री दौड़ते हैं दिल्ली, अब समझ में आया
कि एक एक नाम के अनुमोदन के लिए उन्हें दिल्ली दौड़ लगानी पड़ती है। यानी कि जो नेता के नजदीकी होंगे वही दायित्व पाएंगे। आप पूरे लिस्ट को देख लीजिए, नेताओं के करीबी लोगों को और जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाने वाला, जो माइक लगाने वाला, जो भीड़ लाने वाला कार्यकर्ता है, उसकी अनदेखी हुई है। और तो और कई जिलों की अनदेखी हुई है। 20 की लिस्ट अभी आई है और कहा जा रहा है 100 की लिस्ट और आएगी। तो कितना वित्तीय बोझ इस प्रदेश के ऊपर पड़ेगा और कितना ये दायित्वधारी अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं, न्याय कर पाते हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। देखिए, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं जिनको दायित्व से नवाजा गया है, सभी बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती है जब उन्हें दायित्व से एक जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे जो विकास कार्य हैं उनमें गति मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से हर जगह पे जहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि डेवलपमेंट और इंफ्रा में हमारी बढ़ोतरी हो, उन सभी क्रियाकलापों को देखने के लिए बहुत जरूरी था और बड़ी टाइम से कार्यकर्ताओं को इंतजार भी था। तो बहुत खुश हैं सभी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से सभी दायित्वधारियों के सहयोग से हमारे विकास को गति मिलेगी और प्रदेश जो है वो प्रगति करेगा। आपको बता दें कि धामी सरकार में दायित्वधारियों की बल्ले बल्ले होती रही है। पिछली सरकारों में एक दायित्वधारी को 45,000 का मासिक मानदेय मिलता था, जिसे साल 2023 में धामी सरकार ने बढ़ा दिया है। शासन से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में उत्तराखंड में एक दायित्वधारी को 80,000 प्रतिमाह मिल रहे हैं। अगर वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करता तो वाहन के लिए 40,000 प्रतिमाह अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है। देखिए, कांग्रेस जो है छोटी छोटी राजनीति आजकल कर रही है। छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति करने का काम आजकल कांग्रेस का हो गया है, क्योंकि कांग्रेस को कोई विषय मिल नहीं रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति हो, समाज को बांटने की राजनीति हो, ये राजनीति करती है। मेरा कांग्रेस के बारे में ये कहना है कि कांग्रेस पहले अपने झगड़े को सुलझा ले। कांग्रेस पहले अपने आंतरिक जो उनके संगठन है उसके झगड़ों को सुलझा ले। प्रीतम सिंह जी कुछ बोलते हैं, हरीश रावत जी कुछ बोलते हैं, पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर कुछ बोलते हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष की बात को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लगभग कार्यकाल उनकी समाप्ति की ओर है और अब तक वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। अब जो अध्यक्ष, जिस पार्टी का अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी न बना पाया हो, उस पार्टी के प्रवक्ता, उस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते हो, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। इस मामले में यही देखती है कि एक बार नरेंद्र दत्त तिवारी के टाइम पर भी लाल बत्ती के जो वो थे गुब्बारे बहुत बंट गए थे और अभी धामी को अपनी सरकार अपनी कुर्सी बचानी है तो इसी प्रकार से राज्य स्तर के मंत्रियों को लाल बत्ती दे करके अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अन्यथा अगर काम करना होता तो जो और भी लोगों को दायित्व देने से ही काफी हो जाना था। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ऐसा करने से विकास हो जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये केवल अगर भ्रष्टाचार के जो बंदर बांट करने के लिए कि अंधा बांटे रेवड़ी और मुरमुड़ अपनों को दे के हिसाब से काम करे तो इसका हम घोर विरोध करेंगे। लेकिन अभी तो वक्त ये है कि देखते हैं किस कदर ऊंट बैठता है। धामी सरकार ने 20 दायित्वधारियों की लिस्ट तो जारी कर दी है। सूत्रों से पता चला है कि अभी कम से कम 100 दायित्वधारियों की लिस्ट जारी होनी बाकी है। कैबिनेट के पद जो लंबे समय से खाली चल रहे हैं उनको भी भरा जाना है। सवाल ये उठता है कि सरकार बढ़ते वित्तीय बोझ से कैसे पार पाती है। अब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर सरकार की योजनाओं को लागू करने में जुट जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं और राज्य के विकास में किस तरह योगदान देते हैं, या कहीं दायित्वधारियों की ये फौज प्रदेश के कार्य में बोझ साबित न हो जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को लंबे समय से इस बिल का इंतजार था। जो भूमाफियाओं का जमीनों पर कब्जा था अब वह उनसे बाहर आएंगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा जमीन उनके कब्जे में है, जो पंचायतों की थी, ग्राम पंचायत की थी, विभागों की थी, जिन्हें बिना किसी अनुमति के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। उत्तराखंड सरकार इनकी जांच कराएगी और ये जमीन सरकार के अधीन आ जाएंगी। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाही तो उस समय होती थी जब इमरजेंसी लगाई गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने नाम बदले जाने को लेकर कहा कि जो नाम बदले गए हैं वो जन भावना के अनुरूप बदले गए हैं और आगे भी इसी तरह से विकास के काम जन भावना के अनुरूप ही करते रहेंगे। देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों के, इनको भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे। अगली खबर देहरादून से, जहां 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार और शासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस महकमा भी अपनी फाइनल तैयारियों में जुटा है। गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर आईजी कार्यालय में एक कमांड कंट्रोल सेल बनाया गया है, जो सिर्फ यात्रा के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में पूरी यात्रा को बांटा गया है, जिसको लेकर पुलिस के आईजी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी सहित कई अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए तैनात किया गया है। साथ ही सीओ और दरोगाओं सहित हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही जहां भी रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 24 डिप्टी एसपी, 66 इंस्पेक्टर, 366 दरोगा और 615 कांस्टेबल, 926 होमगार्ड, 1000 पीआरडी के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही 9 कंपनी पीएससी और 26 कंपनी एसडीआरएफ की लगाई गई है, ताकि यात्रा के दौरान होने वाले हादसों में क्विक रिस्पांस दिया जा सके। हमारी चारधाम यात्रा जो है, धामों की यात्रा जो है वो अभी 30 तारीख से चल के हमारे नवंबर तक, दिवाली तक के लगभग चलती है। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। सेकेंड इशू जो आप दूसरी चीज आप फ्लैग कर रहे हैं कि वो जो टूरिस्ट सीजन है अब जो है वो 12 मंथ्स का है। तो जो आपने जो कंसर्न किया कि शिवपुरी में जो राफ्टिंग कैंप्स और इस तरीके की चीजें जो जहाँ हम करते हैं, अब पहले से भी और अभी भी और आगे भी हम निरंतर ऐसी कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के नारायण बगड़ में पिंडर नदी के ऊपर बने 84 मीटर के पुल का जीर्णोद्धार तय समय के भीतर नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने पुल की मरम्मत कर रही कंपनी से कहा कि 13 अप्रैल से पहले समस्त कार्य पूर्ण कर 9 अप्रैल तक जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 अप्रैल की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि पुल की मरम्मत करने के लिए दिसंबर 2024 को टेंडर जारी हुआ था, जिसके बाद पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप से 3 माह के लिए रोक दी गई है। इसकी वजह से विकासखंड के 37 गांव के लोगों ने अपनी शादियों की तिथि भी आगे बढ़ा दी है। लोगों को अपने जरूरी कार्य पूर्ण करने के लिए 26 किलोमीटर के वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों का समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। है नारायण बगड़ जो डिस्ट्रिक्ट चमोली में है, उस प्रखंड में एक जो पुल है जो 37 ग्राम सभाओं को जोड़ता है, वो पुल पिछले 3 महीने से अधर में लटका हुआ है। उसका केवल रिनोवेशन और रिपेयर होना था और दिसंबर से वो बंद है। और गांव वालों ने, क्योंकि कई शादियां ब्याह होना था, तो उन्होंने जो है अप्रैल में जो है अपनी सब उसको शिफ्ट कराया। और वहां जो है, क्योंकि बैसाखी मेला भी 14 तारीख से शुरू है, तो इसलिए जो है आज जनहित याचिका डाली कि इस बात के लिए कि इस पुल को जितनी शीघ्र से शीघ्र जो है रिपेयर करके जल्दी खोला जाए। नई टिहरी में गर्मी के सीजन में पानी की कमी को देखते हुए उत्तराखंड जल संस्थान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिशासी अभियंता प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि गर्मी के बढ़ने के साथ पानी की कमी स्वाभाविक है, जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही। उन्होंने बताया कि खराब पड़े हैंडपंपों को ठीक किया जा रहा है और जहां हैंडपंप नहीं है वहां टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
कराया जाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी के निर्देश पर संभावित पानी की कमी वाले स्थानों को चिन्हित कर एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। ब्लॉक वार योजना के तहत जल संकट से निपटने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है। जैसे गर्मी की तरफ बढ़ेंगे और बारिश नहीं होगी तो स्रोत के स्राव में मतलब कमी आना स्वाभाविक है, जिसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे एक तो हम पे हैंडपम्प होता है। जिस तरह से अभी चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है तो उसके लिए भी हम जहाँ भी हमारे हैंडपम्प्स हैं जहाँ से जहाँ ख़राब हैं तो उनको हम ठीक करा रहे हैं तुरंत, और एक हैंडपम्प के तरीके से कर सकते हैं हम ऑल्टरनेट व्यवस्था। दूसरी ऑल्टरनेट व्यवस्था हम ये कर रहे हैं कि जहाँ पे हैंडपम्प भी नहीं है और दूर हैं और वहाँ पे अन्य कोई स्रोत भी नहीं है जिसको हम टैप करके उसमें पानी उपलब्ध करा सकें, तो उस केस में हम लोग रोड साइड में टैंकर के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं। और इसी क्रम में हमने भी गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि अभी आप अपना जो भी समर के लिए, गर्मियों ग्रीष्मकाल के लिए कहाँ कहाँ पे संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है उनको चिन्हित कर लीजिए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज रिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां शुक्रवार की सुबह ग्राम नरपत नगर के निवासी तारुफ और उसकी मां साइदा बाइक से रामनगर आ रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 309 के नया गांव चौहान के समीप रोडवेज बस ने उनकी बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने तारुफ को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी मां साइदा को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। कोतवाली के वरिष्ठ निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि बस चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, नया गांव चौहान स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल चालक रामपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। उस प्रकरण के संबंध में तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, महिला घायल हो रखी है। महिला का यहाँ उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आपको बता दें बुक सेलरों व स्कूलों में छापेमारी कार्रवाई की है। एसडीएम रेखा कोहली ने बुक सेलरों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें एनसीईआरटी की किताबें ही बेची जाएं, ये निर्देश दिए हैं। वहीं विद्यालयों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों को किसी एक दुकान से किताबें खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए। शिकायत मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नया शिक्षण सत्र शुरू होने पर पाठ्य पुस्तक की बिक्री में मनमानी की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर में किताबों की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एसडीएम रेखा कोहली ने स्टॉक रजिस्टर, क्रय विक्रय बिल सहित कई खामियां मिली हैं। टीम ने विक्रेताओं को तय दरों पर ही अभिभावकों को पुस्तकें देने की हिदायत दी है। एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में टीम ने मुख्य बाजार में किताब की दुकानों में कार्रवाई की है। क्रय विक्रय बिलों के संबंध में पूछताछ करने पर दुकान स्वामी बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए। कुछ दुकानों में किताबें क्रय करने के बिल तो मिले, लेकिन किताबें खरीदने पहुंचे अभिभावकों को विक्रय बिल ही नहीं दिया जा रहा है। जांच के दौरान 40 पन्नों की किताब की कीमत 150 रुपए पाई गई है। वहीं इस दौरान नगर के कई निजी स्कूलों में भी जाकर बच्चों की कॉपी किताबें चेक कर इस दौरान शिक्षा विभाग से नवीन चंद्र टमटा, प्रेमचंद्र कंडपाल, योगेश्वर पांडे सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
कालाडूंगी में आज हमारे द्वारा अभी तक 3 दुकानों का निरीक्षण किया गया है और हम ये देखना चाह रहे थे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे ये लोग सेल कर रहे हैं या इनके द्वारा एक्स्ट्रा बुक्स लगाई गई हैं। जो अभी तक हमने 3 दुकानों में देखा, वहाँ पर 2 दुकानों में हमें पाया कि कुछ बुक्स एक्स्ट्रा हैं जिनको कि बच्चे ऐसा कंपल्शन इनके द्वारा नहीं है, स्कूलों के द्वारा नहीं है इनका कहना है, लेकिन कुछ दुकानों में हमें बुक्स एक्स्ट्रा मिली हैं और जो प्रिंटेड रेट है उससे इनका कहना है कि 35% लेस पे हम लोग कॉपीज़ दे रहे हैं। बाकी अभी और दुकानें देख रहे हैं, वहाँ पर भी जो भी होगा उसका संज्ञान लेके हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह विष्ट ने बताया कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षा कार्य, घाटों की मरम्मत और यात्रा मार्गों की सुदृढ़ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर 38 करोड़ रुपए और गंगोत्री यात्रा मार्ग पर 40 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। इनमें सड़क मरम्मत, शौचालय निर्माण, पेयजल व्यवस्था और तटबंध निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अब राज्यसभा में भी ये पास हो चुका है। इस बिल को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग की नवनियुक्त उपाध्यक्ष सायरा बानो ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बिल समाज की भलाई के लिए लाया गया और इससे वंचित मुसलमानों को उनके अधिकार मिलेंगे। सायरा बानो ने बताया कि इस बिल के जरिए वक्फ की जमीन पर अब हॉस्पिटल, शैक्षिक संस्थान और अन्य उपयोगी गतिविधियां चलाने की अनुमति मिलेगी, जिससे गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। अच्छे नज़रिए से देखती हूँ। इससे जनहित को फायदा होगा और हम पहले तो मैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 1 महीना बाकी है, लेकिन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। ऋषिकेश से गंगोत्री तक मार्ग कई स्थानों पर खतरनाक और जानलेवा बना हुआ है। वीआरओ ने इस मार्ग पर सुधार कार्य शुरू किए हैं, लेकिन यात्रा के शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे होने की संभावना कम है। इस समय सड़क चौड़ीकरण, गड्ढों की मरम्मत और नालियों का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इन कार्यों में देरी के कारण यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर सुरक्षा की समस्या बनी है। स्थानीय होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूडा ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। जो ऑनलाइन पंजीकरण चारधाम यात्रा के लिए किया है, ये बहुत ही जटिल और कठिन प्रक्रिया है। हमारे जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वे जब बड़े बड़े ग्रुप्स लेके पहुंच रहे हैं तो वो प्रत्येक जो यात्री है उनसे उनके पास एक OTP जाता है जो आधार लिंक्ड होता है और कोई भी यात्री अपना आधार का जो OTP उसके पास पहुंच रहा है वो किसी भी ट्रैवल एजेंट को देने से मना कर रहा है, जिससे यात्री है वो चारधाम यात्रा के प्रति वो उसका रुझान कम हो रहा है कि वो कह रहा है कि हम OTP नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको अपने बैंक अकाउंट का खाली होने का डर है। जो प्लानिंग चली है अभी रतौरी से रह गया बात है, कल ही हमारे SDM साहब से विजिट हुई थी, उसमें भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्राम 20 तक का उनका टारगेट है। 20 तक वो इस मतलब यात्रा के लिए सुगम बना देंगे रास्ते को, 2 गाड़ियां आराम से निकल जाएंगी। बंदरकोट में भी रतौरी से। नैनीताल नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल की अध्यक्षता में पालिका की आय बढ़ाने को लेकर आज एक विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में लेक ब्रिज, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क सहित पालिका आवासों का किराया बढ़ाने को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं। पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि पालिका की आय बढ़ाने के लिए पालिका ने लेक ब्रिज, टोल टैक्स 1917 के बायलॉज में संशोधन करते हुए पालिका ने लेक ब्रिज, टोल टैक्स सहित नगर की सभी पार्किंगों को स्वयं चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि बाहरी वाहनों के प्रवेश शुल्क 300 रुपए और स्थानीय वाहनों के 200 रुपए लेक ब्रिज टोल वसूला जाएगा, जबकि बाहरी मोटरसाइकिल सवारों से 100 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। वहीं पालिका द्वारा पार्किंग शुल्क 250 को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया।
आज की बैठक में हमारे बायलॉज पे संशोधन के लिए कार्रवाई की गई है। जो टोल से संबंधित बायलॉज हैं हमारे 1917 से हैं, तो उसका हमने रेट बढ़ाया है। टोल पे बाहर से आने वाले वाहनों पर 300 रुपये और लोकल पर 200 रुपये रहेगा, और उसके अलावा पार्किंग के रेट भी सुधारे गए हैं। पार्किंग में 500 रुपये सभी वाहनों के लिए लगेंगे। लोकल्स को जो है अशोक पार्किंग है हमारी, उसमें 25 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से लोकल 4 व्हीलर लगा सकते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।